वंदे मातरम दोस्तों। आज हम जानेंगे भारत के राजनीतिक इतिहास के बारे में। ये जो वीडियो है आपको भारत का राजनीतिक इतिहास जानने के बारे में बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। तो चलो दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा पार्ट 1 है वो है भारत का संवैधानिक विकास। तो चलिए दोस्तों, 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों ने प्राप्त कर ली। फिर उसके बाद 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। इस एक्ट का भारत इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। इस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया। अब हमें ये जानना ज़रूरी है कि उस समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। उस समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ। कंपनी के प्रशासन की देखरेख हेतु 2 संस्थाएं इंग्लैंड में स्थापित की गई। वो कौन थी? पहले था निदेशक मंडल और दूसरा था हितधारकों का मंडल। अब इस रेगुलेटिंग एक्ट में दोस्तों क्या हुआ कि जो प्रथम गवर्नर जनरल हमारे कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स से। इस एक्ट के द्वारा गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इस अधिनियम के तहत 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 न्यायाधीश थे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे। फिर उसके बाद दोस्तों हमारा आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब हम जानेंगे कि इसमें क्या क्या हुआ। ब्रिटिश शासन को भारत में कंपनी के कार्यों एवं उसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण हो गया। इंग्लैंड में 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई और उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री दोस्तों थे विलियम पिट। और उसके बाद हमारा आता है चार्टर एक्ट 1793। 1793 में क्या हुआ दोस्तों? इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया गया। इस एक्ट में इतना ही था। अगला हमारा जो एक्ट है वो है चार्टर एक्ट 1813। इसमें कंपनी के एक आधार को समाप्त कर दिया गया, किंतु जो चाय या चीन के साथ जो व्यापार था उसमें कंपनी का एकाधिकार बना रहा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये हुई दोस्तों कि शिक्षा के प्रसार के लिए प्रथम बार 1 लाख रुपए की वार्षिक धनराशि तथा भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। हमारा अगला चार्टर है 1833 का चार्टर अधिनियम। इसमें क्या हुआ? बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। प्रथम जो भारत के गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1833 में सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन आरंभ करने का प्रयास किया गया और इस एक्ट के द्वारा 1843 में दास प्रथा का अंत कर दिया गया। दोस्तों ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि कौन से एक्ट के द्वारा दास प्रथा का अंत किया गया था। दास प्रथा का अंत 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा किया गया था। अब हमारा अगला चार्टर आता है 1853 का चार्टर अधिनियम। इस चार्टर के द्वारा ये अंतिम चार्टर था। इसमें भारत के लिए अलग 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई। अब
ये अंतिम चैप्टर था। इसके बाद जो हमारा स्टार्ट हुआ है वो है अधिनियम स्टार्ट हुए। इससे अगला जो हमारा आएगा वो है भारत शासन अधिनियम 1858। अब दोस्तों इसमें क्या हुआ, इस अधिनियम के तहत जो भारत का शासन था सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। अब पहले गवर्नर जनरल था, अब गवर्नर जनरल का पदनाम भारत का वायसराय कर दिया गया। अब गवर्नर जनरल की जगह वायसराय ने ले ली। हमारे प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। अब बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो पहले बनाए गए थे उनको समाप्त कर दिया गया। भारत में द्वैध शासन प्रणाली का अंत किया गया और भारत के राज्य सचिव में नए पद की स्थापना की। 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश महारानी ने घोषणा की कि भारत ने उस घोषणा को अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा। किसने कहा? जो शिक्षित वर्ग थे उन्होंने इन्हें अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा। अब वो जो हमारा आगे आएगा वो आएगा भारत परिषद अधिनियम 1861। इसमें इस अधिनियम में गवर्नर जनरल की परिषद में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। और दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य इसमें किया गया कि भारत प्रांतीय विधान परिषदों को विधि निर्माण का अधिकार प्रदान किया। ये प्रथम बार किया गया था कि जो हमारी प्रांत में जो विधान परिषदें थी उन्हें कानून बनाने का अधिकार दिया गया। अब इससे क्या हुआ दोस्तों, जिससे प्रांतीय स्वायत्तता का प्रारंभ हुआ। 1862 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा नवगठित केंद्रीय विधान परिषद में तीन भारतीय कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो 3 भारतीय कौन थे। वो है पटियाला के राजा महाराजा नरेंद्र सिंह, बनारस के राजा देवनारायण सिंह तथा सर दिनकर राव। अब अगला हमारा अधिनियम है भारत परिषद अधिनियम 1892। इसमें दोस्तों निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया गया। इसमें बस एक ही इंपॉर्टेंट बात की गई थी इस अधिनियम के द्वारा कि जो निर्वाचन पद्धति था उसका आरंभ किया गया था। अब आगे है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसे हम मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। इस अधिनियम का उद्देश्य जो पिछला जो हमारा अधिनियम था 1892 को, उसके जो दोष थे उसमें जो कोई त्रुटियां थी उनको दूर करना था और जो मुस्लिम अल्पसंख्यक थे उनको खुश करना तथा भारत में बढ़ते हुए उग्रवाद, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सामना करना था। अब एक और महत्वपूर्ण इस अधिनियम में ये भी आती है कि जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने, उन्हें विधि सदस्य बनाया गया। इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान था। इससे क्या हुआ, इसका जो मेन कारण था वो अंग्रेज फूट डालकर शासन करना चाहते थे। इसलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। ये पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन। अब आगे आया भारत शासन अधिनियम 1919। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। इसकी मुख्य विशेषता द्वैध शासन की स्थापना थी। इस अधिनियम ने, यह महत्वपूर्ण है, लोकसभा आयोग के गठन का प्रावधान किया, जिसके परिणाम स्वरूप 1926 में केंद्रीय लोकसभा का गठन किया गया। साइमन आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज थे तो भारतीयों ने इनका विरोध किया। तो आपने सुना भी होगा इसे व्हाइट कमीशन भी कहा जाता था। व्हाइट कमीशन इसीलिए कहा जाता था क्योंकि जो इस कमीशन में जो सारे जो सदस्य थे वो सभी अंग्रेज थे, एक भी भारतीय नहीं था। अब आगे है भारत शासन अधिनियम
1935। तो दोस्तों, ये जो हमारा अधिनियम था, ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है भारत के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में। ये भारत में उत्तरदायी सरकार के गठन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुआ। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये 1935 का। इसमें क्या हुआ, सबसे पहले देखें जो पहला इसमें काम हुआ वो था अखिल भारतीय संघ की स्थापना। केंद्र और राज्य इकाइयों के बीच 3 सूचियों, संघीय, राज्य और समवर्ती सूची। तो सबसे पहले जो संघीय, राज्य, समवर्ती सूची के बारे में था, वो अगर हमें कोई कभी क्वेश्चन आए तो कौन से अधिनियम में आया था ये सबसे पहले, तो अधिनियम 1935 जो था उसमें आया था, के माध्यम से शक्तियों का बंटवारा किया गया और बर्मा को भारत से अलग करने का प्रावधान भी किया गया। अब क्या हुआ, तो दूसरा जो इसका मेन पॉइंट हुआ, प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति होगी। केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली आरंभ कर दी गई। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार किया गया और बढ़ावा दिया गया और इसी अधिनियम में लोक आयोग की, सेवा आयोग की स्थापना की गई। इसी अधिनियम में रिवर्स रिजर्व बैंक की स्थापना, संघीय न्यायालय का प्रावधान, प्रमुख मुख्य न्यायाधीश मॉरिस गवेयर थे। आपने याद रखना है, जो संघीय न्यायालय की जो स्थापना हुई थी 1937 में हुई थी और जो उसके जो पहले प्रथम न्यायाधीश थे वो थे मॉरिस गवेयर। इस अधिनियम के संदर्भ में नेहरू ने से अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी और जिन्ना ने इसे पूर्णतः सड़ा और मूल रूप से बुरा कहा था। अब आगे आता है हमारा क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन जो आया है हमारा, वो आया 22 मार्च 1942 में। इसके अनुसार द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद भारत को संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की स्थापना की जाएगी। महात्मा गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा। पोस्ट डेटेड चेक मतलब आगे की तारीख का चेक। इसका मुख्य उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के लिए भारत से सैनिक सहायता लेना था। अब आगे आएंगे हम वेवल योजना। वेवल योजना 1945 में आई। ये योजना विफल रही। कांग्रेस ने अखंड भारत तथा मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की, जिसके लिए इनके बीच सम्मेलन हुआ, शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 में। अब आगे चलते हैं। अब आगे हमारा आएगा कैबिनेट मिशन 1946 में। जब कैबिनेट मिशन आया 1946 में, तब जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे वो सर क्लीमेंट एटली थे और वो कौन सी पार्टी के थे, वो लेबर पार्टी के थे। ये क्वेश्चन आता है कि इसके सदस्य पूछते हैं, अध्यक्ष पूछते हैं कि कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे और अध्यक्ष कौन थे। तो जो सदस्य थे वो सर स्टैफर्ड क्रिप्स थे, A.B. अलेक्जेंडर थे और जो इनके अध्यक्ष थे वो पैथिक लॉरेंस थे। अब कैबिनेट मिशन में क्या क्या शर्तें थी। कैबिनेट मिशन 1946 गांधी जी के अनुसार ये उन परिस्थितियों में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया सर्वश्रेष्ठ योजना थी। 24 अगस्त 1946 को नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जिससे मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं थी। अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे। इस परिषद के अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन तथा उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस सरकार के संबंध में डॉक्टर बी अम्बेडकर ने कहा था कि ये एक देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं। 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसका मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। अब हम पढ़ेंगे आगे माउंटबेटन योजना। ये कब आई थी योजना? ये दोस्तों ये 3 जून 1947 में आई थी और इसे भारत स्वतंत्रता अधिनियम भी कहा जाता है। ये अधिनियम 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत हुआ।
जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गया। नॉर्मंडी, ब्रिटिश पार्लियामेंट में थे। नॉर्मंडी पॉमर ने लिखा है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के इतिहास में शायद ही कोई ऐसा महत्वपूर्ण विधेयक रहा हो जो इतने कम समय में और इतने कम विवाद से पास हुआ हो। अब आगे हमारा दोस्तों आएगी संविधान सभा। अब संविधान सभा 1923 में गठित सप्रू समिति ने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडियन बिल का प्रारूप तैयार किया। संविधान सभा को व्यापारिक रूप 1946 में कैबिनेट मिशन प्रस्ताव द्वारा प्रदान किया गया। संविधान सभा के 389 के स्थान पर 299 सदस्य रह गए। वो क्यों रहे? क्योंकि जो बाकी सदस्य थे वो पाकिस्तान वाले क्षेत्र के सदस्य अब संविधान सभा के सदस्य के भाग नहीं थे। अब हम जानेंगे कि संविधान सभा में शामिल महिलाएं कौन कौन सी थी। कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा में कौन कौन महिलाएं शामिल थी। आपको एक दो महिलाओं के नाम बता दिए जाएंगे और अब वहाँ तो आपको देखना पड़ेगा ऑप्शन में। तो कौन कौन थी वो थी विजयलक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजिनी नायडू, श्वेता कृपलानी, पूर्णिमा बैनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी, दक्षानी वैल्युद्दीन बेगम, एजाज रसूल, ऐना मस्करीनी व अम्मू स्वामीनाथन। 11 दिसंबर 1946 संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी और जो संवैधानिक सभा सलाहकार थे वो थे B.N. राव। 1919 अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। अब देखा होगा आपने जो राज्य का बजट अलग पेश किया जाता है। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। इसके अलावा प्रारूप समिति में 7 और सदस्य थे। वह कौन कौन से थे? K.L. मुंशी, मोहम्मद सदुल्ला, B.L. मित्तर, अल्लादी कृष्णा, स्वामी अय्यर, N. गोपाल स्वामी अयंगर और D.P. खेतान। संविधान सभा में B.R. अम्बेडकर का निर्वाचन मुंबई से हुआ था। उनका जो निर्वाचन था पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से हुआ, चुने गए थे वो, परंतु विभाजन के कारण वह भाग पाकिस्तान में चला गया था दोस्तों, इसलिए उनका वो मुंबई से चुने गए थे। अब संविधान निर्माण में कितना समय लगा हमारा? 2 वर्ष 11 महीने व 18 दिन। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत हुआ तथा 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। संविधान सभा दिवस, जो संविधान दिवस है हमने याद रखना है, वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। और जो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस है वो 15 सितंबर को मनाया जाता है। मूल संविधान में जो फर्स्ट टाइम जो हमारा संविधान था, अब तो बढ़ गए हैं। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में अब क्या है? एक प्रस्तावना, 465 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। ग्रेनविल ऑस्टिन ने नीति निदेशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा था। कई बार क्या होता है दोस्तों कि ये पूछ लिया जाता है कि एग्ज़ाम में कि नीति निदेशक तत्वों को संविधान की आत्मा किसने कहा था, तो हमने ये भी ध्यान रखना है कि किसने कहा था ये? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। अब उसमें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को। अब हम जानेंगे कि जो हमारा जो संविधान बना और ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, इसके स्रोत क्या थे? ये कहाँ कहाँ से लिया गया था? तो हम जानेंगे कि संविधान के स्रोत
कहाँ कहाँ से, कौन कौन से दोस्तों कौन कौन से देशों से लिए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जापान के बारे में। जापान से हमें विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया वो ली। जर्मनी से हमने आपातकालीन संबंध लिए। रूस से हमने मूल कर्तव्य प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श लिया। और फ्रांस से हमने गणतांत्रिक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व का सिद्धांत लिया। आयरलैंड से हमने राज्य के नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य व समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, दोनों सदनों की जो हमारे लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है उसका प्रावधान हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। और दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया? संविधान संशोधन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। और कनाडा से संघीय व्यवस्था, शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। और राज्य में राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति। उच्चतम न्यायालय का परामर्श कनाडा से लिया गया। न्याय निर्वाचन ये और संघात्मक विशेषताएं ये सब हमने कनाडा से ली हैं। आगे है ब्रिटेन। ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया? विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार। और अफ्रीका से प्रस्तावना में शब्द, मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पूर्ण लोकन, महाभियोग, राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय पर महाभियोग, पिल न्यायिक पुनर्वीक्षण पुनर्लोकन प्रणाली, उपराष्ट्रपति का पद। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा जो हमारे सदस्य थे उन्होंने बहुत देशों के संविधान का अध्ययन किया और जो जो उन्हें बातें ठीक लगी वो उन्होंने हमारे भारत देश के संविधान में जोड़ दी। अब आगे आएगा राष्ट्रीय ध्वज। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है ये 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। अशोक स्तंभ को हमने कब अंगीकृत किया, कब अपनाया? 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गान को हमने 24 जनवरी 1950 में अपनाया। और हमने याद रखना है सर्वप्रथम राष्ट्रीय गान 27 दिसंबर 1911 को राष्ट्रीय कांग्रेस के 26वें अधिवेशन कलकत्ता में गाया गया। और राष्ट्रीय गीत जो हमारा वंदे मातरम है को पहली बार 1896 में भारतीय कांग्रेस द्वारा 12वें अधिवेशन कलकत्ता में गाया गया था। हमारा जो राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत है ये दोनों कलकत्ता में ही गाए गए थे। शक संवत को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। अब आगे है दोस्तों राष्ट्रीय मुद्रा। जो राष्ट्रीय मुद्रा है वो उसका जो प्रतीक है वो 15 जुलाई 2010 को अपनाया। 24 तीलियां जो हमारे अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं 24 घंटों का प्रतीक है। और दो तीलियों के बीच 15 डिग्री का कोण बनता है। हम जानेंगे कि जो प्रस्तावना है प्रस्तावना में क्या है। कहा गया है हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे लिए दीर्घकालिक सपनों का विचार है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवादी पथनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 39
बेरूबारी यूनियन के मामले 1960, गोलकनाथ बनाम पंजाब मामले 1967, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, कारखाना अधिनियम कब आया 1948 में। जो हमारा अगला पार्ट 4 है वो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संविधान के भाग 1 में हम पढ़ेंगे संविधान के बारे में। संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक भारत संघ व उसके क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। संघ राज्य क्षेत्र पर प्रशासन के लिए नियम राष्ट्रपति बनाता है तथा उनके द्वारा नियुक्त प्रशासक शासन चलाता है। अनुच्छेद 2 में क्या है? संसद विधि द्वारा नए राज्य की स्थापना कर सकती है। तो ये क्वेश्चन आता है कि पूछते हैं कि जो नए राज्यों की स्थापना कौन कर सकता है, तो आपको ऑप्शन आएंगे। अगर ऑप्शन में संसद होगा तो आपने उसी को टिक करना है। 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अब देशी रियासतों का एकीकरण। ब्रिटिश भारत में 9 प्रांत, देशी रियासतें 600 में से 512 को छोड़कर शेष सभी पाकिस्तान में सम्मिलित। जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर को भारत में विलय करने के लिए अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। अब आगे है राज्यों के नाम, सीमा क्षेत्र आदि में परिवर्तन हेतु राष्ट्रपति की सिफारिश पूर्व संसद के किसी भी सदन में कोई विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। ये ध्यान रखने योग्य है कि राज्य के नाम, सीमा क्षेत्र आदि में परिवर्तन हेतु राष्ट्रपति की सिफारिश पूर्व संसद के किसी भी सदन में कोई विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 2 नए राज्यों की स्थापना का अधिकार संसद को। अनुच्छेद 3 में संघ द्वारा बनाए गए राज्यों का निर्माण, पुराने राज्यों के नाम, क्षेत्र, आकार और सीमा और परिवर्तन। इस विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की अनुशंसा आवश्यक है। राज्य विधानमंडल की राय बाध्यकारी नहीं है। अनुच्छेद 4 अनुच्छेद 2 और 3 में किए बदलाव को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। साधारण बहुमत से इसको हम पारित कर सकते हैं। 7वें संविधान संशोधन 9वें संविधान संशोधन 1960 द्वारा बेरूबारी राज्य क्षेत्र पाकिस्तान को सौंप दिया गया तथा 100वें संविधान संशोधन 2015 के द्वारा कुछ भारतीय क्षेत्र बांग्लादेश को सौंप दिए गए। अब हम जानेंगे जो गोवा है वो पूर्ण राज्य का दर्जा 30 मई और 1987, अरुणाचल प्रदेश को और मिजोरम को 20 फरवरी 1987, दिल्ली यूनियन टेरिटरी 1956 और एनसीटी नेशनल कैपिटल रीजन 1992 में बनी थी। राजस्थान की जो स्थापना 1 नवंबर 1956, असम और उड़ीसा को राज्य का दर्जा 26 जनवरी 1950, गुजरात एवं महाराष्ट्र बम्बई पूर्ण गठन अधिनियम से के द्वारा जो बम्बई का पूर्ण गठन अधिनियम करके जो बम्बई है उसको 2 भागों में बांट दिया गया और इन 2 भागों बांट के बना था महाराष्ट्र व गुजरात। हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा 1971 में और छत्तीसगढ़, उत्तरांचल जिसे उत्तराखंड भी कहा जाता है, अब उसे उत्तराखंड ही कहते हैं, झारखंड, इनको 1 नवंबर, छत्तीसगढ़ को, उत्तराखंड को 9 नवंबर और झारखंड को 15 नवंबर 2000 में राज्य का दर्जा मिला। तेलंगाना को 2014 में। अब राज्यों को विशेष दर्जा देने का प्रस्ताव ये गॉडगिल फॉर्मूला कहा जाता है। विशेष दर्जे वाले राज्य हैं हमारे असम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर,
मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड। और जो हमारा आज का लास्ट पेज है, पेज नंबर 10। दोस्तों, हम डेली के 10 पेज करेंगे। वो 10 पेज अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आगे पढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। धर आयोग क्या है? ये भाषाई प्रांत आयोग है। फजल अली आयोग 1953। और फजल अली के जो अध्यक्ष थे, इनके अलावा 2 सदस्य थे। एक थे एम मणियंकर और दूसरे थे एच एन कुजरू थे। सरकार ने इस आयोग की अनुशंसा के आधार पर 14 नए राज्यों तथा 6 नए संघ शासित क्षेत्रों का निर्माण किया। क्षेत्रीय परिषदें। अब क्षेत्र जो हमारी परिषदें हैं वो क्या है, हम जानते हैं आगे दोस्तों। ये एक सांविधिक निकाय है। ये केवल परामर्शी निकाय है, केवल परामर्श देते हैं। ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 का विस्तार है। देश को 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। कितने क्षेत्रों में दोस्तों विभाजित किया गया है? 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। अब कौन है और उनके मुख्यालय? उत्तर क्षेत्रीय परिषद नई दिल्ली, इसका मुख्यालय है। दूसरा, केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद इलाहाबाद, इसका मुख्यालय। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद कोलकाता। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद मुंबई और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद चेन्नई। क्षेत्रीय परिषद के सदस्य कौन कौन हो सकते हैं? केंद्रीय गृह मंत्री अध्यक्ष होगा। सभी सदस्य राज्यों के जो मुख्यमंत्री होंगे वो, सभी सदस्यों से 2 अन्य मंत्री और सभी संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक, क्योंकि जो हमारे यूनियन टेरिटरी होते हैं उसमें प्रशासक होते हैं। अब आगे हमारा है पार्ट 5, नागरिकता। नागरिकता संबंधी प्रावधान भाग 2। अब ये भाग 2 में दिया गया कहाँ कौन से अनुच्छेद से कहाँ तक? अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में नागरिकता के संबंधी बताया गया है। अनुच्छेद 9 में प्रावधान है कि विदेशी राज्य की नागरिकता स्वीकार करने पर वह कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं रहेगा। अगर वो किसी और देश की नागरिकता को स्वीकार कर लेता है तो अपने आप ही उसकी जो भारतीय नागरिकता है वो रद्द कर दी जाएगी। अब आगे है नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अगर हमें अपने देश भारत की नागरिकता किसी को प्राप्त करनी है तो वह कैसे कर सकता है? वो जन्म से कर सकता है। नंबर 2, वंशाधिकार, वंश के द्वारा, पंजीकरण के द्वारा, देशीकरण के द्वारा, विदेशी भूमि के अर्जन द्वारा। तो दोस्तों आज तक इतना ही था। फिर दोबारा वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो मैंने लिखा है वो आप हो सकें तो उनके नोट बनाएं। और जितनी बार आप इसको पढ़ेंगे आपको उतने ही याद होते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।